So, welcome in my online classes. Okay, we have 15 participant. We have 15 participant yet. अभी और भी बच्चे आ ही रहे हैं. So, welcome in my online classes. That is Fun Chemistry by Reena. Dr. Reena Kumari. I am Dr. Reena Kumari, Assistant Professor, मिर्जा गालिब कॉलेज गया. हम आपको ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं. ठीक है. दिस इज द क्लास ऑफ BSc पार्ट 1 फर्स्ट ईयर एंड टॉपिक इज बॉन्ड लेंथ. मेरी आवाज आप तक आ रही है? यहाँ पे थोड़ा सा पीपीटी में प्रॉब्लम हो गया है. चलो इसको देख लेते हैं. दिस इज द बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू एटॉमिक न्यूक्लियाई ऑफ अ कोवैलेंट मॉलिक्यूल. जब दो कोवैलेंट मॉलिक्यूल होते हैं तो उन दो एटम्स के बीच की जो न्यूक्लियाई की जो दूरी होती है उसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं. बॉन्ड और लेंथ, बॉन्ड के बीच की दूरी को बॉन्ड लेंथ कहते हैं. जैसे कि हम एक ले ले H2 ले ले. ठीक है. हाइड्रोजन एक और एक हाइड्रोजन. अब उन दोनों को शेयरिंग होना चाहिए वहाँ पे. हम ले लेते हैं HCl. ठीक है. तो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है. कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वहीं पे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा. और जहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा वहीं पे बॉन्ड लेंथ शो करेगा. देखो, कोई एक कंपाउंड हम लिए हुए हैं. आपको स्क्रीन दिख रही है? हेलो. हाँ, आप सबको स्क्रीन दिख रहा होगा जिसमें एक कंपाउंड है, एक एटम लिए हुए हैं हम. ये देखो, ये एक एटम है और एक ये एटम है जिसमें न्यूक्लियस, आपको बीच में, आपको पता है एटम्स के बीच में न्यूक्लियस होता है और दूसरे एटम के बीच में देखिए न्यूक्लियस है. तो एक न्यूक्लियस से लेकर के दूसरे न्यूक्लियस के बीच की दूरी को हम R1 और R2 लिए हैं. अब दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल बॉन्ड कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2. रेडियस निकालना जानते हैं ना? रेडियस निकालना. हाँ, तो उसी तरह से ये रेडियस निकाला हुआ है. न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट सेल के बीच की जो दूरी है, एक एटम के न्यूक्लियस जो कि सबसे मिडिल पार्ट होता है, सेंटर पोर्शन ऑफ द एटम, से लेकर के आउटर मोस्ट जो सेल है उन दोनों के बीच की दूरी, और दूसरे एटम जो उसमें कम कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हुए रहते हैं उनके न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं. देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो एटम्स आपस में ज्वाइन टुगेदर है, यानी दे आर फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड. एंड दोनों की बीच की दूरी, एक को R1 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दूसरे को R2 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है. तो दोनों के बॉन्ड लेंथ को कैसे कैलकुलेट करेंगे? R1 प्लस R2. हाँ, तो इसमें पहला कंडीशन ये है कि कोवैलेंट बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है. बिना कोवैलेंट बॉन्ड के ये फॉर्मेशन नहीं हो सकता है. द डिस्टेंस बिटवीन टू एटॉमिक न्यूक्लियाई, हमेशा याद रखें न्यूक्लियाई यानी न्यूक्लियस के बीच की दूरी होनी चाहिए. अ कोवैलेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड डिस्टेंस और बॉन्ड लेंथ. आपको दिख रहा है ना स्क्रीन? बॉन्ड लेंथ वेरीज फ्रॉम कंपाउंड टू कंपाउंड. ठीक है. हर एक कंपाउंड का अलग बॉन्ड लेंथ हो सकता है. ज़रूरी नहीं है कि अभी 133 है बॉन्ड लेंथ तो दूसरे कंपाउंड का भी, कार्बन और हाइड्रोजन का वही चीज़ होगा. ये वैरी करता है. ये डिपेंड करता है लार्जली ऑन द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट. जो जिस तरह का बॉन्ड प्रेजेंट है उस पर ये डिपेंड करता है. बॉन्ड लेंथ को एंगस्ट्रॉम से रिप्रेजेंट करते हैं. एंगस्ट्रॉम. बॉन्ड लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगस्ट्रॉम. देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है एंगस्ट्रॉम. क्या लिखा हुआ है? हाँ हाँ, एंगस्ट्रॉम को कैपिटल
एंगस्ट्रॉम को कैपिटल ए से लिखा जाता है और कैपिटल ए के ऊपर ये जानना जरूरी है कि कोवैलेंट बॉन्ड होगा, समझे। पहला जानना जरूरी क्या है कि उसमें कोवैलेंट बॉन्ड होगा, दूसरा वो स्टेबल होगा। कोवैलेंट हो गया यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो वो स्टेबल है, ठीक है। बिकॉज द रिपल्सन बिटवीन एटॉमिक न्यूक्लियाई इज बैलेंस बाय स्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्यों क्यों ये जरूरी है कोवैलेंट बॉन्ड? क्योंकि जो एटम के बीच के न्यूक्लियाई जो होते हैं वो बैलेंस किस तरह से होते हैं, आपस में बैलेंस कैसे करते हैं दोनों लेंथ, वो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जब आप पढ़ेंगे, एटम्स के जो ऑर्बिटल होते हैं वो उस कारण से ओवरलैपिंग होते हैं तो वो उसको स्टेबलाइज करके रखता है, मतलब बॉन्ड लेंथ ना कम हो सकता है ना ज़्यादा हो सकता है, तो वो ओवरलैपिंग स्टेबिलिटी के ओवरलैपिंग को वो उसको स्टेबल करके रखता है। देखिए द बॉन्ड लेंथ आर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल, ये बहुत ही मॉलिक्यूल की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है एंड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। अगर किसी मॉलिक्यूल का हम बॉन्ड लेंथ बता रहे हैं तो उसमें हम बहुत कुछ चीज़ें उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। पहला इंफॉर्मेशन क्या दे सकते हैं, अगर हम किसी चीज़ का बॉन्ड लेंथ निकाल लिए, मान लिया जाए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का हम बॉन्ड लेंथ निकाल करके बता रहे हैं कि इतना होगा, तो उसका हम क्या बता रहे हैं, एक तो स्ट्रक्चर बता रहे हैं, दूसरा उसकी प्रॉपर्टी भी बता रहे हैं, मतलब उसमें हिडन है, आप उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहे हो, प्रॉपर्टी क्या बता रहे हो कि दे आर कोवैलेंट, स्ट्रक्चर भी आप बता रहे हो, जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तब तक कैसे क्लियर होगा कि इसमें कितना बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। तो ये बॉन्ड लेंथ दो तरह की चीज़ों को शो करता है, पहला क्या शो करता है, स्ट्रक्चर, पहला क्या शो करता है, एंड सेकंड क्या उसकी विशेषता प्रॉपर्टीज को शो करता है, किसकी प्रॉपर्टीज को शो करता है, मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। अब बॉन्ड लेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं, जैसे किसी चीज़ को मेजर करने के लिए होता है ना कि अगर हम पानी को मेजर करेंगे तो लीटर में, और ऑयल को मेजर करेंगे तो लीटर में, किसी चीज़ को कोई सॉलिड पदार्थ है उसको मेजर करना है तो हम तराजू में मेजर करते हैं। तो बॉन्ड लेंथ को मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका है एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी, ठीक है। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि बॉन्ड लेंथ को सबसे पहले तो एंगस्ट्रॉम देख करके बच्चा लोग डर जाते हैं, ये एंगस्ट्रॉम कहाँ से आ गया बीच में, एक के ऊपर 0 सा लगा हुआ है डिग्री सा, तो ये बच्चा लोग बहुत कंफ्यूज करता है, तो बॉन्ड लेंथ वो रिप्रेजेंट कर रहा है एंगस्ट्रॉम। सेकंड आ जाता है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, मेजरमेंट बॉन्ड लेंथ को कैसे कर सकते हैं, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू बॉन्ड लेंथ का मेजरमेंट होता है। दूसरा क्या है, बाय माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी से। आप आगे बढ़िएगा आगे क्लास में तो आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है, ठीक है, तो उसमें माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो ये सारे दो इंस्ट्रूमेंट है जिससे किसी भी कंपाउंड को उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर रख देते हैं उसके नीचे, और उसका बॉन्ड लेंथ वो बता देता है, निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट पहले से ही इतना डिज़ाइन है, इतना कैपेबल है कि वो बॉन्ड लेंथ बता देगा। मान लिया जाए HCl हम रख दिए उस इंस्ट्रूमेंट के नीचे, या कहीं भी HCl हम रख देते हैं इन कॉन्टैक्ट विथ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और बाय माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो वो उसका लेंथ बता देता है, ठीक है। तो कौन सा दो इंस्ट्रूमेंट है जिससे बॉन्ड लेंथ निकाला जा सकता है, हाँ ये दो रास्ते हैं, ये दो इंस्ट्रूमेंट है जिससे बॉन्ड लेंथ को मेजर कर सकते हैं। बॉन्ड लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय द यूनिट एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम कैसा होता है, कैपिटल ए के ऊपर डिग्री बनाया हुआ रहता है, ठीक है। दो चीज हो गया। तीसरा बॉन्ड लेंथ क्या शो करता है, किसी भी मॉलिक्यूल का ये कौन सा शो करेगा, एक तो स्ट्रक्चर शो करेगा और दूसरा प्रॉपर्टी शो, हाँ। अब हाँ ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन एटम ऑफ अ बॉन्ड इज नॉट कांस्टेंट। अब ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं दो एटम के बीच की दूरियों, दो एटम यानी एक एटम के बीच में न्यूक्लियस, दो एटम के बीच में न्यूक्लियस, सेंटर में न्यूक्लियस होता है। अब दोनों के बीच के न्यूक्लियस को दूरी को निकाल रहे हैं तो वो दूरी को निकालना अब संभव है कि नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो डिस्टेंस बिटवीन एटम ऑफ अ बॉन्ड वो कांस्टेंट नहीं होता है, बॉन्ड के जो दूरी होते हैं वो कांस्टेंट नहीं होते, मतलब स्थिर नहीं होते हैं। वो क्यों स्थिर नहीं होते हैं, क्योंकि एटम अपने आप में स्थिर नहीं होता है, वो हमेशा वाइब्रेटिंग मोड में होता है। आपको पता है ना, एटम वाइब्रेटिंग मोड में होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सारे वाइब्रेटिंग मोड में होते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। हाँ, तो जब ये वाइब्रेट करते रहेगा मतलब एक अपने जगह पे स्थिर नहीं है, तो उसके बीच के डिस्टेंस के बॉन्ड को निकालना संभव है, निकालना संभव है, लेकिन नॉट कांस्टेंट, मतलब एक्यूरेटली निकाल नहीं सकते, ठीक है। यह फिगर मैंने बताया था, R1 जो है
वो रेडियस 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एटम 1 को, R2 एटम 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए बीच का न्यूक्लियस जो है बाहर वाले सेल को टच कर रहा है ना, एटम 1 का, और बाहर सेकेंड एटम का जो न्यूक्लियस है वो टच कर रहा है। अब दोनों को क्यों दोनों एटम आपस में चिपके हुए हैं? जरा हमको इस बात का आंसर दीजिए कि दो एटम आपस में अटैच क्यों हैं? दो एटम हम शो कर रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बॉन्ड बन रहा है, और कौन सा बॉन्ड बन रहा है? वेरी गुड, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, यानी दोनों में शेयरिंग हो रहा है। जब आप दो दोस्त आपस में अपना चॉकलेट शेयर करोगे तो आपस में बैठोगे ना एक बेंच पे, कि एक दोस्त वहां एक दूसरे बेंच पे बैठेगा और दूसरा दोस्त पहले बेंच पे बैठेगा? ऐसा हो सकता है? दो दोस्त तो आपस में अगर दोस्ती है तो दोनों एक साथ बैठना चाहेगा, तो दोनों दोनों दोस्त हैंड शेक करना चाहेंगे कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे तो ज्यादा अच्छा है। तो उसी तरह से देखिए ये लोग आपस में बहुत क्लोजली बैठे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में बॉन्डिंग है, इन दोनों में फ्रेंडशिप हो चुका है, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुके हैं। अब जब शेयर कर चुके हैं तो दोनों का बॉन्ड लेंथ निकाल लेंगे, दोनों के बीच के न्यूक्लियस का बॉन्ड लेंथ निकाल लेंगे। दो दोस्त बैठे हुए हैं, उन दोनों के बीच की दूरी निकाल लिए कि कितना दोस्त दोनों के बीच की दूरी है। बीच का दूरी नहीं निकालेंगे, जब आपस में बैठे हुए रहेंगे तो कांटेक्ट में रहेंगे तो वो जो दूरी दोनों का न्यूक्लियस का दूरी होगा उसको निकाल लेंगे, तो उसका टोटल बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। बॉन्ड का यानी जो बॉन्डिंग है, जो अटैचमेंट है, उसकी दूरी को निकालना बॉन्ड लेंथ हो जाता है। ये हमेशा न्यूक्लियस से लेकर के ऑटोमोस्ट सेल से तक जाता है, और न्यूक्लियस से लेकर ऑटोमोस्ट सेल तक जाता है। उसकी दूरी निकाल देते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं R1 + R2, टोटल बॉन्ड हो गया। समझ गए? बॉन्ड लेंथ का कंसेप्ट समझ गए? अब देखिए बॉन्ड टाइप और बॉन्ड लेंथ दिखेगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। अब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का कितना है? 154 पिकोमीटर दिखा रहा है। पिकोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है बॉन्ड लेंथ में। बहुत लोग ये छोटी छोटी चीजें इंटरव्यू में पूछा जाता है कि पिकोमीटर क्या होता है, किस चीज को शो करता है पिकोमीटर? तो बॉन्ड लेंथ को शो करता है। जब भी कोई वैल्यू लिखा रहेगा इतना पिकोमीटर, यानी वो शो कर रहा है पिकोमीटर। पिकोमीटर की जगह एंगस्ट्रॉम भी लिख देगा, लेकिन आपको पिकोमीटर भी याद रखना है कि इसको पिकोमीटर भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए सिंगल सिंगल कार्बन के बीच में 154 पिकोमीटर है, सिंगल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में 133 पिकोमीटर है, और कार्बन साइड में हो गया है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बीच में कितना है? 120 पिकोमीटर, ठीक है। तो आप ऊपर से नीचे आइएगा तो देख रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करते जा रहा है, नहीं डिक्रीज कर रहा है ना। सिंगल सिंगल के बीच में 154 पिकोमीटर है, डबल बॉन्ड के बीच में 133 है, और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में 120 है, तो ये डिक्रीज कर रहा है ना। क्यों डिक्रीज कर रहा है? देखिए कार्बन कार्बन, नीचे से हम चलते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपस में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। अब जब इनके पास 6, ध्यान से सुनिएगा, जब इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो 6 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस में हमेशा खिंचाव होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में माइनस चार्ज होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है? प्लस चार्ज होता है, ठीक है। तो प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, क्योंकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, तो इसमें खिंचाव महसूस होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो दूरी है सेल का और न्यूक्लियस का, वो रिड्यूस हो जाएगा ना, दोनों के बीच में आकर्षण बल काम करेगा, तो वो एक दूसरे को, वो जो स्ट्रक्चर पूरा है एटम का, वो कंप्रेस हो जाएगा, दब जाएगा। जैसे आप बैलून, आपके पास बैलून है, आप दोनों हाथ से प्रेस कर रहे हो, तो बैलून का स्ट्रक्चर डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बीच में एक बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑर्बिट में मौजूद है सारे इलेक्ट्रॉन्स, और वो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो क्या करेगा? वो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? पूरा एटम ही डिक्रीज कर जाएगा, पूरा एटम ही कंप्रेस हो जाएगा। तो जब एटम छोटा हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ भी छोटा हो जाएगा ना। एक बैलून में, बैलून को दबाएंगे तो बैलून छोटा हो जाएगा, तो उसके अंदर की भी तो दूरी घटेगी। और ये क्यों घट रहा है? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के आकर्षण बल के कारण घट रहा है। तो जब देखिए जब दूरी घट गई तो 120 पिकोमीटर हो गया, बॉन्ड लेंथ भी घट गया। अब देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो चारों इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में मौजूद हैं, और न्यूक्लियस प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है, तो माइनस प्लस एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, खींचने से इसका स्ट्रक्चर ट्रिपल बॉन्ड से थोड़ा सा कम होगा, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा होगा इसका स्ट्रक्चर बड़ा, तो 133 हो गया। अब कार्बन कार्बन के बीच में 2 ही इलेक्ट्रॉन बचता है,
तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मौजूद है और न्यूक्लियस है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कितना बल लगाएगा? ज़्यादा तो बल लगा नहीं पाएगा, ज़्यादा तो आकर्षण, 2 लोग हैं और एक दुश्मन आपके पास खड़ा है, तो दोनों के बीच में कितना दुश्मनी हो सकता है? ज़्यादा तो नहीं हो सकता है। लेकिन 6 लोग हैं और न्यूक्लियस है तो ज़्यादा हो सकता है ना? तो इसलिए कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत कंसेप्चुअल, छोटा, ये टॉपिक छोटा नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम उसमें से जो ज़रूरी जानने की चीज़ें हैं वो बता रहे हैं। कभी-कभी ये जानने को मिलता है कि कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में और कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में कौन-सा बॉन्ड ज़्यादा होता है? तो बॉन्ड ज़्यादा होगा जिसका बॉन्ड कम होगा, यानी जो सिंगल बॉन्ड होगा वो ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा, डबल बॉन्ड होगा, बॉन्ड लेंथ थोड़ा कम होगा, और फिर जिसका बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा, बॉन्ड नंबर ज़्यादा होगा तो उसका बॉन्ड लेंथ और भी कम होगा। अब देख लीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर, ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा बॉन्ड होगा, बॉन्ड लेंथ इसका सबसे कम होगा कि नहीं होगा? बॉन्ड लेंथ इसका कम कैसे होगा? कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यानी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट में मौजूद है, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है, तो 6 इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस आपस में आकर्षण बल ज्यादा होगा कि नहीं होगा? आकर्षण बल ज्यादा होगा ना, अट्रैक्टिव फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा, तो क्या करेगा? उस कंपाउंड को, उस एटम को कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? उसका लेंथ भी, बॉन्ड के बीच के दूरियां भी तो कम जाएंगी। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन में 4 ही लोग हैं, तो न्यूक्लियस, सब 4 लोगों के बीच में कितनी कॉन्ट्रैक्शन होगा? आकर्षण बल कम ही ना होगा, तो 133 पिकोमीटर। और कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड है, तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस एक है, तो इसमें आकर्षण बल कम होगा ना। अरे आप 6 लोग हैं, 6 लोग किसी एक चीज को पुश कर रहे हैं, तो आप ज्यादा बल प्रोवाइड करेंगे ना, ज्यादा फोर्स प्रोवाइड करेंगे ना। 4 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में 4 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी 4 ही लोग हैं, तो थोड़ा आकर्षण कम जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में, तो इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। क्या हम समझा पा रहे हैं ठीक से? समझ में आ गया ये? यानी बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड जितने जितने सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा पाई और सिग्मा पाई सिग्मा, सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, समझ लीजिए, सिंगल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, डबल बॉन्ड उससे कम होगा, ट्रिपल बॉन्ड सबसे कम होगा, बॉन्ड लेंथ ट्रिपल बॉन्ड में सबसे कम होगा, ठीक है। अब देखिए बॉन्ड लेंथ देखते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगा, ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना होगा? सबसे कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ने से उसका बॉन्ड लेंथ भी सिकुड़ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड का आता है, और उसके बाद आता है सिंगल बॉन्ड का, यानी सिंगल, अगर इधर से रिवर्स करें तो सिंगल बॉन्ड जो है सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड होगा, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड होगा। समझ गए? बात समझ में आई? बॉन्ड लेंथ में जान गए दो। एक और चीज जान जाइए कि सिंगल सिंगल डबल बॉन्ड इज द largest bond length, the carbon and carbon double bond is lesser than carbon carbon single bond, and सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड लेंथ को मेजर किया जाता है एक्सरे से, एक्सरे क्रिस्टोग्राफी से और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी से, ठीक है। दो, तीसरा पॉइंट क्या है? बॉन्ड लेंथ हमको इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल और प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल। 4, पांचवा पॉइंट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन एटम ऑफ बॉन्ड इज कांस्टेंट नहीं होता है, एटम के बॉन्ड कांस्टेंट नहीं होते, घटते बढ़ते रहता है, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल तो वाइब्रेटिंग मोड में होते हैं। 5 पॉइंट, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड इन एंगस्ट्रॉम, यूनिट ऑफ बॉन्ड लेंथ इज एंगस्ट्रॉम। 6 पॉइंट। सातवां पॉइंट ये है कि इसको पिकोमीटर में भी मेजर किया जाता है, ठीक है। आठवां पॉइंट ये है कि बॉन्ड लेंथ में कोवैलेंट बॉन्ड होना अति आवश्यक है, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू एटॉमिक न्यूक्लियाई इन अ कोवैलेंट मॉलिक्यूल। कोवैलेंट मॉलिक्यूल में दो न्यूक्लियाई के बीच की दूरी को, दो एटम हैं उसके आपस के न्यूक्लियाई के बीच की दूरी को, आप दो एटम के बीच के न्यूक्लियाई के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? नोट्स और वीडियो प्रोवाइड कर देते हैं हम। और कुछ पूछना है? हम्म, इसको पढ़िए, समझ में आएगा। कुछ और है तो बताइए, अगर कुछ और पूछना है तो बताइए।
कुछ और भी पूछना है तो पूछिए। और भी कुछ पूछना है? खत्म करें मीटिंग? क्लोज करते हैं, जाइए पढ़िए, नोट्स भेज देते हैं, ठीक है। जो जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं, आप लोग लेट हो गए हैं, हालांकि आज तो हम खुद ही लेट थे, लेकिन आप लोग लेट हो गए हैं तो उनके लिए वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट इंटरेक्शन क्लास में आप पूछ लीजिएगा हमसे। ओके, शुड वी क्लोज? should we close the meeting? Okay. Okay, bye.